जय हिंद। मैं संदीप यादव। जैसे कि पहला टॉपिक मैं लेकर आया था बाबर, और बाबर के बारे में मैंने बताया था, तो दूसरा जो टॉपिक हमारा है उसके आगे का ही टॉपिक है, और आज हम पढ़ेंगे हुमायूं। तो हुमायूं को हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा बात कर लें कि हमने पिछला जो हुमायूं का बैकग्राउंड है वो क्या रहा। तो हमने देखा था कि बाबर भारत पर 5 आक्रमण करता है और कई युद्ध लड़ता है। तो अगर हम हुमायूं की बात करें तो हुमायूं की जो शुरुआत है वो बाबर के साथ ही होती है। बाबर के 5वें आक्रमण जो कि पंजाब के खिलाफ था, तब हुमायूं बाबर के साथ भारत आता है। और इसके बाद पानीपत के युद्ध की भी हमने बात की, तो पानीपत के युद्ध में भी हुमायूं बाबर के साथ होता है। और पानीपत की विजय के बाद जो धन का बंटवारा होता है उसमें हुमायूं भी उस धन में भाग लेता है, बंटवारे में भाग लेता है। और उस बंटवारे के तहत पानीपत के प्रथम युद्ध में ग्वालियर के राजा विक्रमजीत से कोहिनूर हीरा को छीनता है, यानी हुमायूं के पास कोहिनूर हीरा। चलिए अब हम हुमायूं के बारे में। 1530 से 1556 तक हुमायूं ने राज किया। चूँकि हुमायूं का जो जीवन था वह बड़ी ही कठिनाइयों के साथ गुजरा। बाबर के बनाए हुए साम्राज्य को बनाए रखने के लिए ही उसे अनेकों लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, और वह सफलतापूर्वक इन लड़ाइयों में विजित नहीं हो पाया, या वह बाबर के साम्राज्य को बचा नहीं पाया। उसकी जो गलतियाँ, पहली गलती कि उसने अपने साम्राज्य को अपने 4 भाइयों में बांट दिया। दूसरी, उसका कुछ धन था, पैसा था, उस पैसे को उसने उस समय जबकि ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी उसने कुछ निर्माण कार्य करवाए। उनमें से एक प्रमुख निर्माण कार्य जो है उसका दीन पनाह है, जो पुस्तकालय हम देखेंगे लास्ट तक, उसका निर्माण भी हुमायूं ने करवाया था। चलिए आगे। बाबर के साथ 5वें आक्रमण में भारत आता है। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ग्वालियर के राजा विक्रमजीत के साथ विक्रमजीत से कोहिनूर हीरा हुमायूं को मिल जाता है। चूँकि पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने अपने धन को अपनी सेनाओं के मध्य बांट दिया था, और जो धन था वह वापस से काबुल ले जाकर वह उसे बांट देता है। अगर हम हुमायूं की बात करें तो अपने भाइयों में साम्राज्य का बंटवारा के बाद हुमायूं को 2 लोगों के साथ बड़ा संघर्ष करना पड़ा। एक तो गुजरात बहादुर शाह के साथ, और दूसरा पंजाब वाले क्षेत्र से शेर खां, जो कि एक लोधी था, लोधी वंश से संबंधित है। और शेर खां दोबारा से फिर से लोधी वंश की शुरुआत करेगा शेर शाह सूरी के नाम से। आगे सबसे पहले हुमायूं चूंकि अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, और अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए वह बहादुर शाह की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए सबसे पहले कलिंजर पर आक्रमण करता है। कलिंजर के किले पर आक्रमण करता है, और जैसे ही वह कलिंजर के किले पर आक्रमण कर रहा होता है तभी उसी समय महमूद लोधी नामक एक शासक जौनपुर वाले क्षेत्र से वापस दिल्ली की ओर बढ़ता है। तो वह लोधी को हराने के लिए, महमूद लोधी को हराने के लिए दोहरिया का युद्ध लड़ता है। 1532 में ये युद्ध हुमायूं और महमूद लोधी के बीच लड़ा गया, जिसमें हुमायूं की विजय हुई। और हुमायूं वहीं से आगे शेर खां के प्रभुत्व को कम करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो चुनार के किले पर घेरा डालता है। क्योंकि जिस समय यह चुनार के किले पर घेरा डालता है उस समय शेर शाह अपनी सत्ता या अपने साम्राज्य का विकास करता है और बंगाल वाले क्षेत्र की ओर आक्रमण करता है। और 4 महीने तक चुनार के पर जो है हुमायूं घेरा डाले रहता है, और चुनार के किले को विजित करने के बाद वह वापस आ जाता है। तो इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि यह हुमायूं की एक बड़ी गलती थी कि उसने बिना हराए ही शेर खां को बिना हराए वापस आ गया, क्योंकि यही प्रॉब्लम जो है उसे बाद में फेस करनी पड़ेगी शेर खां को। फिर 32 के बाद वह चौसा का युद्ध शेर खां के साथ लड़ता है। हालांकि शेर खां के युद्ध के पहले वह बहादुर शाह के साथ युद्ध लड़ता है, और सारंगपुर युद्ध में बहादुर शाह को हराता है। बहादुर शाह को सारंगपुर युद्ध में हराता है, और वापस से बहादुर शाह जो है मांडू की ओर कूच कर जाता है।
फिर बहादुर शाह चित्तौड़ के राजा हैं, उन पर दबाव डालता है, आक्रमण करता है। तो चित्तौड़ के जो राजा हैं वो हुमायूं के साथ संधि करते हैं। ऐसा इतिहासकार मानते हैं कि, या इतिहास में ऐसा वर्णित है कि चित्तौड़ की जो महारानी थी उन्होंने हुमायूं को राखी बांधी थी। तो हुमायूं इसकी मदद करने के लिए आता है और फाइनली बहादुर शाह का अंत हो जाता है यहाँ से। लेकिन हुमायूं के सामने जो दूसरी समस्या है वह शेर खां की होती है। शेर खां यानी शेर शाह सूरी की समस्या होती है। शेर शाह सूरी अपनी सत्ता का विकास चूंकि कर चुका था, बंगाल वाले हिस्से को जीत चुका था, और अब उसकी जो मंशा है वह दिल्ली की ओर होती है। और फाइनली हुमायूं और शेर शाह चौसा के युद्ध 1539 में आमने सामने होते हैं। चौसा गंगा नदी के तट पर ये एक प्लेस है जहां आपस में दोनों लड़ते हैं, और हुमायूं अपनी कुछ गलतियों के कारण ये युद्ध हार जाता है। इस युद्ध की हार के बाद हुमायूं और शेर शाह पुनः बिलग्राम की लड़ाई, जो कि या कन्नौज की लड़ाई के नाम से भी जानी जाती है, कन्नौज में युद्ध लड़ता है 1540 में, और यह युद्ध भी जो है हुमायूं हार जाता है। इस तरीके से शेर खां का दिल्ली का साम्राज्य जो है वह खुल जाता है और शेर खां दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। और हुमायूं को इस दौरान जो है यहाँ से काबुल और कांधार की ओर कूच करना पड़ता है और अफगान में एक निर्वासित जीवन के रूप में वह जीता है। हुमायूं के बारे में ये कहा जाता है कि हुमायूं इस दौरान, जबकि वह निर्वासित जीवन काट रहा था, इसी समय वह ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास रखने लगता है और वह दिन के हिसाब से अपने कपड़े का रंग डिसाइड करता है और ठीक वैसे ही पहनता है। हालांकि ये फैक्ट अपने उतने काम का नहीं है, लेकिन निर्वासित जीवन के बाद हुमायूं यहीं पर शादी कर लेता है हमीदा बानो, और हमीदा बानो से ही अकबर जैसे महान पुत्र पैदा होता है। निर्वासित जीवन के बाद पुनः हुमायूं अपना रुख भारत की ओर करता है, और वह इस क्रम में सबसे पहले 12 मई 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ता है और इस युद्ध में विजय प्राप्त करता है, और यहाँ जो अफगान राज्य है उस अफगान राज्य को नष्ट करता है, और आगे बढ़कर 55 में ही वह सरहिंद पहुँचता है। सरहिंद की विजय के उपरांत वह जल्द ही दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है, क्योंकि इसके आने तक परिस्थितियाँ थोड़ा बदल जाती हैं। शेर खां की मृत्यु हो जाती है और उसका उत्तराधिकारी दिल्ली पर राज करता है। इस तरीके से दोबारा से हुमायूं जो है वापस दिल्ली की गद्दी तक पहुंच जाएगा, लेकिन चूंकि गद्दी पर उसका सुख ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए 56 में ही हुमायूं की मृत्यु हो जाएगी। दीन पनाह नामक एक लाइब्रेरी, जिसमें उसकी सीढ़ियों से गिरने के उपरांत उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरीके से हुमायूं का जो जीवन है वह यहाँ कंप्लीट होता है, और हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से बस इतने ही फैक्ट जो कि ज़रूरी हैं, और ये एक स्टोरी है जिसके तहत अगर आपको और लगता है तो आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लैलन पूल ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते ज़िंदगी से चला गया, ठीक उसी तरह है जिस तरह वह गिरते पड़ते अपने जीवन को काट रहा था। हुमायूं की आत्मकथा हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी, और इससे संबंधित और ज़्यादा जानकारी के लिए हम आगे एक बड़ा विस्तृत वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम मुग़लों की स्थापत्य कला, मुग़लों के साहित्य और मुग़लों संबंधी जो साम्राज्यवाद की नीतियाँ अपनाई उनका जिक्र करेंगे। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।